आपने क्राइम की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली सच्चाई है। ये है प्रीति राठी केस 2013 की वो घटना जिस पर पूरा देश रो पड़ा था। तारीख थी 1 मई 2013। दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए ये दिन बेहद खास था। उस दिन पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी सी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने वो कारनामा किया था जिस पर उसके पूरे परिवार को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर ली गई थी। प्रीति को मुंबई में नौसेना दफ्तर में रिपोर्ट करना था और उसे INS मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। अब परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता, चाचा और चाची भी साथ में जा रहे थे। सभी ने गरीब रथ एक्सप्रेस में मुंबई का सफर शुरू किया। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली। ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी। सीट पर बैठे लोगों के अलावा कई लोग खड़े होकर भी सफर कर रहे थे। अब ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक लड़का अपना चेहरा गमछे से छिपाकर लगातार प्रीति को घूर रहा था। वो लड़का कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता था तो कभी वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता था और वो अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। ये बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की थी और इसी वजह से वो ज्यादा सतर्क हो गए थे। सुबह होते ही ट्रेन मुंबई पहुंची। तारीख थी 2 मई 2013। प्रीति और उसके परिवार वाले बांद्रा स्टेशन पर उतरे और स्टेशन के बाहर की तरफ निकल पड़े। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ ही कदम आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान अचानक से पीछे से किसी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी तो उसे वो लड़का नजर आया जो कि ट्रेन में चेहरा छिपाकर चुपचाप उसे घूर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती कि उसके पहले ही नकाबपोश लड़के ने हाथ में पकड़े डिब्बे से कुछ प्रीति के चेहरे पर फेंक दिया। जैसे ही वो फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ी, वो चिल्ला उठी। जलन के मारे उसकी दहाड़े निकल गईं। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची पीछे मुड़े और दौड़कर उसके पास पहुंचे, जबकि दूसरे यात्रियों की भीड़ भी वहां पर जुट गई थी। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ गया कि किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, एसिड की कुछ बूंदें उनके हाथों पर भी लग जाती हैं। उन लोगों के भी हाथ जल जाते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और किसी तरह से पास के हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन प्रीति की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। उधर तेजाब फेंकने के बाद वो नकाबपोश लड़का भागने लगता है। इस दौरान वहीं पर पास में खड़े कुछ लड़के उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नकाबपोश लड़का वहां से किसी तरह भाग निकलता है। हालांकि इस दौरान वो लड़के उस नकाबपोश का चेहरा देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर इस तरह के हमले से पूरे शहर में सनसनी मच गई और देखते ही देखते पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू होने लगी। पुलिस ने भी अपना काम शुरू किया और घटना वाली जगह पर जाकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए। इधर पुलिस प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं थी। लेकिन प्रीति ने किसी तरह हिम्मत करके इशारे से पेन और पेपर मांगा ताकि वो घटना के बारे में पुलिस को कुछ बता सके। इस दौरान कई जगहों पर इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नाराज लोग इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसकी वजह से पुलिस पर दबाव और बढ़ गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि अपराधी का कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के बाद पुलिस ने अपराधी का स्केच तैयार करवा लिया और उसकी तलाश भी शुरू हो गई थी, मगर पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच प्रीति का एक दोस्त उसकी बहन को फोन करके प्रीति की तबीयत के बारे में पूछता है और ये बात प्रीति की बहन तुरंत अपने परिवार के साथ साथ पुलिस को भी बताती है। ये जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस वो स्केच जो कि गवाहों के बयान के आधार पर बनाया गया था प्रीति को दिखाती है और प्रीति से पूछती है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। जवाब में प्रीति ने बोर्ड पर 3 नाम लिखे,
सत्यम, अंकुर और पवन। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था और इत्तेफाक से जिस लड़के ने प्रीति की बहन को फोन किया था उसका नाम भी पवन कुमार था। जिसके बाद पुलिस की शक की सुई पवन पर घूम जाती है और पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है। घटना के 8 दिन बाद यानी कि 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। एक आरोपी की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैलती है लोग और भड़क जाते हैं और तुरंत उसे फांसी की सजा देने की मांग करते हैं। इस बीच प्रीति की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे बेहतर इलाज के लिए एक और बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और डॉक्टर उसे बचाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है और 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़ जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राज्य के सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम की एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर राठी को पता चलता है कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। अब पुलिस जांच में भी पवन के फोन की लोकेशन रोहतक में ही मिलती है। इस बात से ये साफ हो जाता है कि पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं थी, क्योंकि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था दरअसल वो उस दिन घटना वाली जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट से सीआईडी मुंबई से जांच करवाने की मांग करते हैं और कोर्ट ये मांग मान लेती है। केस मिलते ही सीआईडी मुंबई की टीम सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। प्रीति के रिश्तेदार के मुताबिक इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। सीआईडी अधिकारी अंकुर को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। अंकुर से 1 मई 2013 को कहां थे इस पर सवाल किया जाता है, लेकिन अंकुर ठीक से जवाब नहीं दे पाता है और तुरंत अपने बयानों को बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान हैं। ये जख्म वैसे ही थे जैसा कि तेजाब से जलने पर होते हैं। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदले जाने और अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और वो अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आ जाती है। मुंबई लाकर उससे पूछताछ और सख्त की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ में ये साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि वो प्रीति को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था और इसी वजह से वो काफी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार था, जिसकी वजह से मन ही मन में अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी। इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया था कि वो प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की है, इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग ये भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वो भी उसी ट्रेन में सवार हो गया था। वो तो ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ होने की वजह से उसे मौका ही नहीं मिल पाया। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरी तो अंकुर ने उस पर हमला कर दिया। अंकुर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी।
इसलिए सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर अंकुर को एसिड कहां से मिला था। जांच के दौरान पता लगता है कि अंकुर ने एक दुकानदार से ये कहकर एसिड खरीदा था कि उसने बैटरीज की एक दुकान खोली है, इसलिए उसे एसिड चाहिए था। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि वो बहुत ज्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज्यादा एसिड खरीदने से पहले वो सैंपल देखना चाहता है। इसलिए दुकानदार ने उसे बतौर सैंपल एक डब्बे में एसिड दे दिया था। साथ ही अंकुर की फोन लोकेशन से भी ये साफ हो जाता है कि अंकुर घटना वाले दिन मुंबई में ही था। उसके बाद तमाम चश्मदीद और वो लड़के जिन्होंने भागने की कोशिश करते वक्त अंकुर का चेहरा देख लिया था, कोर्ट में अंकुर को पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये पुष्टि हो जाती है कि प्रीति पर एसिड हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाला लड़का अंकुर ही था। आखिरकार स्पेशल कोर्ट प्रीति के अपराधी अंकुर पवार को मौत की सजा सुनाती है। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैक के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरीके से जला हुआ था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। ये टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी है। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और कितना पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर, जरा भी अफसोस नहीं था। वो बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी एक क्रूर हंसी प्रीति के परिवार वालों के जख्म पर नमक जैसी थी। मुंबई सेशन कोर्ट ने भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई हो, मगर अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद जून 2019 में फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया गया। अगर आपको ऐसी ही क्राइम की सच्ची स्टोरीज पसंद हैं तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।